हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएमपीएस क्लासेस। आज हम वेक्टर में लास्ट पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की अपन बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअली अभी तक अपन ने बात की कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को या दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी। लेकिन अगर मान लो कि मैं दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूं, ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं और मुझे रिजल्ट में एक नया वेक्टर मिल जाए सी, तो यहां पर ऐसे प्रोडक्ट को अपन बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मैं ओमेगा को आर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं आर को एफ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे टॉर्क मिलता है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे टॉर्क मिल जाता है। एम क्रॉस बी बराबर टॉर्क, जहां पर एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी है यहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो कुल मिलाकर के यहां पर इस पर्टिकुलर में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर एक नया वेक्टर मिल जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि इफ product of two vectors is a vector, then product is called cross product और वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करें? तो अगर ए वेक्टर कोई है अपने पास में और ये जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट है बी वेक्टर, मतलब कि इसके साथ में एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है मान लो थीटा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको मिलेगी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, बी मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, साइन थीटा भी स्केलर है, तो कुल मिलाकर के इसको वेक्टर बनाने के लिए अपने को एन कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्शन दिखाने के लिए। एन कैप क्या है? तो एन कैप है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन कैप जो है वो क्या कर रहा है? यूनिट वेक्टर है जो कि ए और क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को कैसे देखें? तो रूल तो हमारे पास में बहुत हैं, लेकिन अपन एक रूल पढ़ रहे हैं इसमें, राइट हैंड पाम रूल। अगर आपको ए क्रॉस बी पता लगाना है तो मान लो ये मार्कर तो हो गया अपना ए वेक्टर, ये दूसरा मार्कर हो गया मान लीजिए बी वेक्टर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ए क्रॉस बी अगर आपको देखना है तो ए पर रखिए अपनी राइट हैंड पाम, अपनी फिंगर्स को टर्न कर दीजिए किधर? बी की तरफ। तो जो थंब आपको दिखाई दे रहा है वो थंब रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। राइट हैंड पाम को रखिए कहाँ पर? ए पर। बी की तरफ फिंगर्स को टर्न कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर राइट हैंड जो थंब आपको मिल रहा है वो थंब जो है वो आपको डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी की, यानी कि एन कैप की। इसको अपन बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इफ राइट हैंड पाम
is placed on vector A and fingers are turned towards vector B, then right hand thumb will represent direction of A क्रॉस B। तो यहां पर इस राइट हैंड पाम रूल को यूज करके हम यूनिट वेक्टर्स जो कि आई कैप, जे कैप और के कैप है, जो कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलोंग है, इनके प्रोडक्ट को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूँ, आई क्रॉस जे अगर मैं करूँ, तो मैं आई वेक्टर पर रखूँगा क्या, राइट हैंड पाम, फिंगर्स को टर्न करूँगा किधर, जे की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे, और ये डायरेक्शन किधर आ रही है, जेड डायरेक्शन में आ रही है, देखो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आई क्रॉस जे बराबर आपको मिल जाएगा के कैप। सिमिलरली और भी जो है अपन कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे जे क्रॉस आई करना होता तो माइनस के कैप आ जाता। यहाँ पर इस पर्टिकुलर को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप एक सर्किल बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ पर लिख दीजिए के कैप। अब अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर है, आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर है। जे क्रॉस के, देखिए जे और के सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो उनके आगे आने वाला जो सीक्वेंशियल वेक्टर है उसी का नाम हो जाएगा जे क्रॉस के की वैल्यू। तो जे क्रॉस के की वैल्यू हो जाएगी आई कैप। और यहाँ पर अगर आप के से चलोगे आई तक तो आप लिखोगे के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप। देखो अपन ने क्या किया, आई से स्टार्ट किया चलना, आई से चले जे पर, तो आई और जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आएगा के कैप, जे और के का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आ जाएगा आई कैप, और के और आई का जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट वो आ जाएगा जे कैप। यहाँ पर एक बात और सुनिए, जैसे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपने किधर देखी, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपने देखी ऊपर की तरफ, यानी कि के कैप डायरेक्शन में। अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो बी के ऊपर रखोगे राइट हैंड पाम, फिंगर्स को टर्न करोगे किधर, ए की तरफ, तो थंब किधर गया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गया कि नहीं गया। तो यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप है तो जे क्रॉस आई जो है वो आपको मिलेगा माइनस के कैप। इसी तरीके से के क्रॉस जे की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस जे कैप। इनका जब उल्टा करूँगा तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगा। या आप ऐसे देख लीजिए कि अगर इस सर्किल में अपन अपोजिट डायरेक्शन में चले, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चले, ऐसे चले, तो जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, एंड के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बात अपने को और समझ में आई है कि कभी भी ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो बी क्रॉस ए के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी जो है उसकी वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगी। ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होगा किसके, माइनस बी क्रॉस ए के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आपको लिखना चाहिए। तो अब फाइनली अपन बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पर एन कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ए के भी परपेंडिकुलर है और ये बी के भी परपेंडिकुलर है। या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एन कैप है
इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जिस वेक्टर में ए वेक्टर और बी, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे, एन कैप उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, जैसे मान लो आई कैप एक्स वाई प्लेन में है और जे कैप भी यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड किधर आया, के कैप किधर आया, जस्ट उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। तो एन कैप जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी होगा। यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी भी होगा, क्योंकि ए प्लस बी जो है वो डेफिनेट सी बात है कि ए और बी के प्लेन में होता है। ए प्लस बी जो है, अगर ये वेक्टर ए है और यहाँ पर ये वेक्टर बी है, तो आपको पता है ए प्लस बी इसी ट्राइंगल के ऊपर होगा। तो कुल मिलाकर के ए प्लस बी जो है वो हर हालत में क्या होगा, इसी ए और बी के प्लेन में होगा। लेकिन एन कैप जो है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए अपन ने एन कैप को लिख दिया एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। पहली बात, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका प्लेन भी परपेंडिकुलर होगा, किसके, दोनों वेक्टर्स के जिनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर दो वेक्टर अपने पास में है, ए वेक्टर इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको ए क्रॉस बी अगर करना हो तो कैसे करेंगे। अगर ए वेक्टर की वैल्यू आपको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दी हुई है और बी वेक्टर की वैल्यू भी आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में है, और आपको यहाँ पर ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ए क्रॉस बी इक्वल टू लिख दें x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप क्रॉस x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। या फिर आप a क्रॉस b को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, x1 x2 आई कैप क्रॉस आई कैप, फिर x1 को इस y2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिलेगा x1 y2 आई क्रॉस जे, फिर x1 को मल्टीप्लाई किया z2 से तो यहाँ x1 z2 आई क्रॉस के, x के तीनों प्रोडक्ट हो गए, y पर आ जाइए तो अपन लिख देंगे y1 x2 j क्रॉस आई प्लस y1 y2 j क्रॉस जे प्लस y1 z2 j क्रॉस के प्लस z1 के कैप, मतलब कि z1 x2 के क्रॉस आई प्लस z1 y2 के क्रॉस जे प्लस z1 z2 के क्रॉस के। अब यहाँ पर वापस अगर अपन देखें तो ये अपना सर्कल था, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। आई क्रॉस जे आपको के मिलेगा, जे क्रॉस के आई मिलेगा और के क्रॉस आई की वैल्यू जे मिलेगी। तो ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी x1 x2 आई क्रॉस आई। अब यहाँ पर आई क्रॉस आई का मतलब है आई और आई के बीच में एंगल तो बेटा जीरो है, एंगल अगर जीरो है तो साइन थीटा की वैल्यू भी जीरो हो गई। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता था अपने पास में ए बी साइन थीटा एन कैप,
जब थीटा ही 0 है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये वाली चीज़ 0 है। प्लस आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे करोगे तो के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे x1 y2 के कैप, फिर x1 z2 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के अपोजिट चले गए तो माइनस जे लिख दूंगा, तो माइनस x1 z2 जे कैप। सिमिलरली यहाँ पर जे क्रॉस आई करेंगे तो जे क्रॉस आई वापस माइनस के कैप आ जाएगा, तो आप लिख दोगे माइनस y1 x2 के कैप। फिर वापस जे क्रॉस जे, जे और जे के बीच में एंगल हो गया 0, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्लस y1 z2 जे क्रॉस के, इसका मतलब आई। फिर जे क्रॉस के तक हो गया, के क्रॉस आई करोगे तो जे कैप मिलेगा। z1 x2 जे कैप एंड के क्रॉस जे का मतलब माइनस आई, तो आप लिख दोगे माइनस z1 y2 आई कैप। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन करें, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो यहाँ पर इस मेथड को अपन फॉलो नहीं करेंगे। हम किसको फॉलो करेंगे, तो हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड को लिखने के लिए तरीका क्या है वो देखिएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखा, दो पैरेलल बार्स बना दी, सबसे ऊपर वाली रो पर लिख दिया आई कैप जे कैप के कैप। अब अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो इसके नीचे वाली जो रो है उसमें आप ए के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। ए के कोफिशिएंट का मतलब x1 y1 z1। अगर बी क्रॉस ए करना होता तो यहाँ पर x2 y2 z2 हो जाता। सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स रख दीजिए x2 y2 एंड z2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले ये नंबर लिखिए आई कैप, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर लिखिए माइनस जे कैप, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर लिखिए प्लस के कैप और ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये ब्रैकेट में क्या आएगा ध्यान से देखिए। अगर आई कैप के बारे में बात करनी है आपको, तो आई कैप के लिए रो और कॉलम ये हो गए, तो कुल मिलाकर के रो और कॉलम को आप छोड़ दीजिए और उसके बाद बाकी जो भी कुछ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस। तो यहाँ पर y1 का z2 के साथ में माइनस z1 y2, ये हो गया अपना आई कैप का कोफिशिएंट। ऐसे ही जे कैप के कोफिशिएंट के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भूल जाओ, x1 z2 माइनस z1 x2। और लास्ट बात के का कोफिशिएंट, तो के कैप वाली लाइन को भूल जाओ, तो x1 y2 माइनस x2 y1। तो बहुत इजी वे में यहाँ पर एक क्रॉस भी मिल सकता है, इतनी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप, देन फाइंड ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ए क्रॉस बी के लिए एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई कैप जे कैप और के कैप इसकी पहली रो हो गई। अब आगे देखिए वेक्टर ए, क्योंकि ए क्रॉस बी पहला है तो ए के कोफिशिएंट पहले लिखे जाएंगे, तो आ जाएगा 2 3 0। फिर बी वेक्टर के ऊपर आ जाइए, तो बी वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप, इसका मतलब 1 और ये 2 और ये 0। तो ये अपने पास में डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप ब्रैकेट प्लस के कैप। आई कैप के लिए इसकी रो और कॉलम को छुपा दीजिए, तो यह है 3 इंटू 0 और 2 इंटू 0, तो 0 माइनस 0। फिर जे कैप के लिए ये वाला
और ये वाला छुपा दीजिए, तो ये भी 2 इंटू 0 1 इंटू 0, तो ये भी मिल गया 0 -0। के कैप के कोफिशिएंट के लिए ये दोनों छुपा दीजिए, तो ये मिला 2 इंटू 2 4 -3, तो के कैप के साथ 4 -3 आपको मिल जाएगा। तो फाइनली अपने पास में ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू अपने पास में आ गई है ये 0, बचा कौन, केवल के कैप। 4 -3 का मतलब ओनली एंड ओनली के कैप। तो यहाँ पर बहुत इजी वे में अपन ए क्रॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी तो पता लग गया, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है। पहली एप्लीकेशन, टू फाइंड वेदर वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी और नॉट। कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है या नहीं है, ये हम क्रॉस प्रोडक्ट से पता लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर वाली कंसेप्ट हम डॉट प्रोडक्ट से पता लगा सकते थे, लेकिन पैरेलल वाली कंसेप्ट अपन क्रॉस प्रोडक्ट से लगाएंगे। भाई सीधी सी बात यह है कि अगर ए वेक्टर पैरेलल हो गया बी वेक्टर के, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आप यहाँ पर अगर ए के पैरेलल वेक्टर लिखना चाहते हो या ए और बी के दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है, तो सीधी सी बात यह है कि इसका ए क्रॉस बी आप जब करोगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0 एन कैप ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी जो है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नल वेक्टर। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो कुल पहली बात अपने को समझ में आ गई कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका ए क्रॉस बी हर हालत में 0 होना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट की पहली एप्लीकेशन है कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू को 0 लिखना पड़ेगा। अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 है तो डेफिनेट सी बात है कि ए और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है। तो आज की वीडियो में इतना ही आज, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये पर्टिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट को भी फिनिश कर देंगे। अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर चैप्टर नीट लेवल पर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर एक वीडियो यहाँ पर अपन बनाएंगे क्वेश्चंस के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर जो अपन स्टार्ट करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थैंक यू वेरी मच।